सभी छात्रों को नमस्ते। विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं दूसरी इकाई का 5वां पाठ। आज हम देखने वाले अतीत के पत्र। ये पत्र विनोबा और गांधी जी के बारे में है। पाठ का नाम है अतीत के पत्र। इस पत्र में हम गांधी जी को जो पत्र लिखा था विनोबा भावे जी ने, यह देखने वाले। पहले देखेंगे लेखक का परिचय। विनोबा भावे जी विनायक नरहरि भावे, जन्म 11 सितंबर 1895 और मृत्यु 15 नवंबर 1982। परिचय। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। प्रमुख कृतियाँ गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी का परिचय हम देखेंगे। जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। प्रमुख कृतियाँ: सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल लीग। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्ति और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। गद्य संबंधी। यह प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृव्रत, प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। पत्र की शुरुआत करते हैं। परम पूज्य बापू जी, 1 साल पहले अस्वस्थता के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौटूं। यहाँ पर विनोबा जी स्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर जाना चाहते थे और वह महाराष्ट्र के वाई में रहकर आश्रम लौटना चाहते थे। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। मतलब विनोबा जी 1 साल के बाद नहीं आए। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। यहाँ पर विनोबा भावे जी पत्र में लिखते हैं कि दोष मेरा है। मैंने ही आश्रम में सारा काम किया था। साबरमती आश्रम मास महीना वाई सातारा का है। मामा फड़के को 1-2 बार पत्र लिखकर बताया भी था। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है। ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। यहाँ पर विनोबा जी कहते हैं कि मेरा जन्म ही आश्रम के लिए रहा, फिर भी मेरे हृदय में एक प्रश्न है, मैं क्यों बाहर रुका। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा का व्रत लिया था। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी ना करना और पूरा जीवन ऐसे ही रहकर देश सेवा करना। यही व्रत विनोबा जी ने लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। यहाँ पर लेखक को भगवत गीता पढ़ने का शौक लगा था। यही शौक के कारण उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीख ली थी। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। मतलब विनोबा भावे जी के पिताजी श्री नरहरि भावे ने उनको यह कहा था कि आप फ्रेंच भी पढ़ा करो। तो भी गीता पर का प्रेम कम नहीं हुआ था। तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अध्ययन किया था। मतलब गीता पढ़ने के लिए लेखक ने संस्कृत भाषा खुद ब खुद पढ़ ली थी। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका लगा था। यहाँ पर लेखक फ्रेंच भी पढ़े, खुद संस्कृत भी पढ़े और वेदांत का अच्छा मौका भी उन्होंने पा लिया था। जब वे वाई में थे तभी वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक अजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। अभी वेदांत का पढ़ाने का काम किया था नारायण शास्त्री जी ने। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में
सबसे ज़्यादा समय रहा। इतने समय में मैं क्या क्या किया ये लिखता हूँ। यहाँ पर पढ़ाई के बारे में ही लेखक कहते हैं, जिस लोभ की खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ, उसका कार्य नीचे लिखे हुए अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू कर दिया। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे घूमना चाहिए, मतलब चलना चाहिए। 10-12 मील वे चलते थे। बाद में कुछ 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है। मतलब अगर हमें स्वस्थ रहना है तो व्यायाम भी करना था। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। यहाँ पे आपको आश्रम दिख रहा है, साबरमती आश्रम, और जो पत्र वो लिखते थे मामा फड़के, वे भी इस चित्र में दिख रहे हैं। मतलब इसी तरह से विनोबा जी ने अपना स्वास्थ्य सुधार के लिए योगा का भी अभ्यास किया, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया था। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मतलब वे आहार के मामले में कितना आगे थे। नमक तो उन्होंने छोड़ दिया था, मसाले वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं खाए, और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया था। इसी तरह से दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता है तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केले, दूध, नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई थी। विनोबा ने खाने पर बिल्कुल ब्रेक लगा दिए थे। नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया था। दूध भी उन्होंने कम कर दिया था। 1 महीना केला, दूध और नींबू के बाद उनकी ताकत कम हो गई थी। अभी कार्य क्या किया था? गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना परिश्रम के। गीता के टीचर बन गए थे। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। गीता के लिए 6 विद्यार्थी और ज्ञानेश्वरी के लिए 4 विद्यार्थी। उपनिषद 9। इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। उपनिषदों को भी उन्होंने पढ़ाया। हिंदी प्रचार में मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा था। मतलब जो भाषा उनको अच्छी नहीं आती थी वह भी सिखाने का उन्होंने प्रयास किया समाचार पत्रों के साथ। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल। राजगढ़, सिंहगढ़, तोरनागढ़ आदि इतिहास के प्रसिद्ध किले भी देखे। मतलब इतिहास से भी लगाव विनोबा जी का था। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। मतलब जिस गांव में जाएंगे उस गांव में गीता का प्रवचन करते थे। आज तक ऐसा कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूंगा। मतलब चलने की उनकी इतनी ताकत थी कि मुंबई तक वो पैदल जाना चाहते थे। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास करता रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। मतलब यहाँ पर उन्होंने तारीख भी बताई है, चैत्र शुक्ल 1 की तारीख। और आते समय भी उन्होंने अपना काम जारी रखा गीता सिखाने का। वाई में विद्यार्थी मंडल नामक एक संस्था की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू कर दिया। उन्होंने विद्यार्थी मंडल नामक संस्था खोली और वाचनालय भी खोला। चक्की पिसवाने वाले विद्यार्थियों को भी एक ग्रुप बनाया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते थे। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते थे और ये पैसे वाचनालय को देते थे। मतलब चक्की पीसकर जो पैसा जमा हुआ वो वाचनालय के काम में दिया करते थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। ये वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हो गई। मतलब कोई चंदा नहीं मांगा, खुद शारीरिक श्रम करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। 9 सत्याग्रह श्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयास किया जो गांधी जी ने सिखाया था। 10वां बड़ौदा से 10-15 मित्र है। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वह 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की। इस संस्था के वार्षिकोत्सव भी हो गया था। अभी जो स्वास्थ्य सुधारने के लिए चक्की पीसने का काम किया था, यहाँ पे चक्की पीस रही। सेर का मतलब है वजन का माप, लगभग 1 किलोग्राम। उसी तरह से नापने का वह साधन है। यहाँ पर उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठा होकर
क्या काम किया था, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। उसमें मैंने वह हिंदी प्रचार करने का विचार रखा था। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। अपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यही संस्था काम करने को तैयार होगी। मतलब विनोबा भावे ने हिंदी प्रसार के लिए और प्रचार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। स्वादा स्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिख चुका हूँ। अपरिग्रह लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल, पुस्तकें, इतना ही परिग्रहण रखा है। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। इसी कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करघे पर बुना हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह से गांधी जी ने जो सीख दी थी वह सीख विनोबा भावे जी अपने आचरण में कर लेते। खान पान, पुस्तकें पढ़ना, उसके बाद कपड़ों का इस्तेमाल करना, ये सब उन्होंने यहाँ पर बना लिया था। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक से किया है, यह मेरा विश्वास है। अभी उन्होंने स्वदेशी परदेशी के बारे में कुछ खास बात नहीं कही थी। सत्य अहिंसा पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया था। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझे कोई सेवा लेगा? इसी तरह के प्रश्न उनके मन में आते थे। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना ही कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं मैं आश्रम का आचरण रखूँगा और आश्रम मेरे लिए, मैं आश्रम के लिए हूँ। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वो है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयास किया पर प्रवास में ये संभव न हो सका। जब जब वे घूमते थे तभी खुद का खाना बनाना, खुद का भोजन तैयार करना उनको संभव नहीं हुआ। सत्याग्रह का ये दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता है तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर सत्याग्रह के लिए वे हमेशा उत्सुक रहे। इधर आश्रम में क्या फेराफेर हुआ तथा कितने विद्यार्थी है, राष्ट्रीय शिक्षा का योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे। ऐसे विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। इसी तरह विनोबा भावे जी गांधी जी से सलाह लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में सलाह लेना चाहते हैं, आहार परिवर्तन के बारे में शिक्षा लेना चाहते हैं और प्रबल इच्छा उन्होंने यह जताई है। इसी तरह से वे एक पुत्र की भांति उनसे सलाह लेना चाहते हैं। मैं 2-4 दिन में ही ये गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। इसी तरह से विनोबा भावे ने गांधी जी को जो पत्र लिखा था, ये पत्र इतना सरल और सहज भाव से लिखा था। अभी गांधी जी उनके पत्र को क्या उत्तर देते हैं ये हम देख सकते हैं। यह पत्र पढ़कर गोरख में मच्छलकंद को हराया, भीम है भीम, ये उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनके इस प्रकार उत्तर दिया था उन्होंने। अभी गांधी जी क्या उत्तर देते हैं ये हमें आज देखना चाहिए। गांधी जी ने जो उत्तर दिया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विनोबा भावे के आचरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस पाठ में 2 पत्र है। पहला पत्र तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अभी विनोबा भावे जी को गांधी जी ने क्या उत्तर दिया अभी हम देखते हैं। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं ये मुझे नहीं सूझता। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कौन सा काम लाऊं ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ जाता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। मतलब यहाँ पर गांधी जी को भी उन्होंने अपने कार्य से प्रभावित किया था। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मतलब गांधी जी ने जो कहा, गांधी जी के लिए उन्होंने जो कहा था कि मैं आपका पुत्र हूँ, तो गांधी जी भी पिता की भूमिका में आने के लिए कोई बात नहीं करते। वे पिता के ही
भाव से वो पत्र लिखते हैं। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा कर दिया है। मतलब गांधी जी की जो इच्छा थी, वे सारी इच्छाएं उन्होंने पूरी की थी। जिस तरह कोई आज्ञाकारी पुत्र हो, वो पुत्र अपने पिता की सारी बातें मान लेता है, उसी तरह से गांधी जी की सारी बातें उन्होंने मान ली थी। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। इसी तरह से मैंने आपको सच्चा पुत्र मान लिया है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया वे उसे वृद्धि करे। मतलब पिताजी ने जो कुछ किया उसे बढ़ाने का काम पुत्र करता है। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामान हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करते हैं। यह मैंने किया है, ऐसा दिखाता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट का रूप में स्वीकार करता हूँ। मतलब विनोबा जी ने जो उनको पिता स्वरूप माना वह वे स्वीकार कर लेते हैं। उस पद के योग्य बनाने का प्रयास मैं करूँगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हो जाऊँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। मतलब गांधी जी कहते हैं जब जब मैं गलत साबित हो जाऊँ तो आप मुझे भक्त प्रहलाद की तरह निरादर कर सकते हैं। मतलब एक पिता पुत्र के सामने भी किस तरह से ये भाव रखता है, यह देखने वाले हैं। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। यहाँ पर गांधी जी भी उनको दिल से मान लेते हैं कि तुमने जो आश्रम के नियम है वे बाहर रहकर भी पाले थे। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़ाकर सुनाए थे। मतलब जो पत्र मामा फड़के के लिए लिखे थे वे पत्र मामा फड़के ने गांधी जी को सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। यहाँ पर गांधी जी चाहते हैं कि हिंदवी स्वरा हमारे देश को उन्नति करने के लिए उनका कार्य सदा रहे। तुम्हारे आहार में किस तरह परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। यहाँ पर विनोबा भावे जी ने कहा था कि मैंने दूध कम कर दिया है, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि दूध की कम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, अगर हो सके तो उसकी मात्रा बढ़ाओ। रेल विषय सत्याग्रह की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर रेल सत्याग्रह के बारे में वो उत्सुक थे कि वे तुरंत आ जाएंगे, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि वे अभी जरूरी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है जो प्रचार करे, इसकी आवश्यकता उन्होंने बताई है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ, एक दो दिन में दिल्ली जाऊंगा। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह करने की जगह जो होगी खेड़ा जिले में होगी। अभी वो दिल्ली जाना चाहते हैं। विशेष तो जब आओगे तब सब तुमसे मिलकर ही मुझे उत्सुकता होगी। बापू के आशीर्वाद। बाद में बापू के उद्गार थे, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहता है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश नहीं किया, उसी में विनोबा भावे जी ने तो हद कर दी थी। इसी तरह से गांधी जी जो महाराष्ट्र के प्रति प्रेम रखते थे, महाराष्ट्र के विनोबा भावे जी के प्रति प्रेम रखते थे, यही इस पत्र से हमें पता चलता है। विनोबा भावे भी एक पुत्र की भांति सारा आदेश मान लेते थे, चाहे वो आश्रम में हो या आश्रम में ना हो। इसी तरह से दो नेताओं के बारे में, दो पत्रों के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त कर ली, और इस पत्रों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि एक आज्ञाकारी पुत्र कैसा होता है, एक पिता कैसा होता है। एक पुत्र की भांति विनोबा भावे ने जो गांधी जी ने हिदायतें दी थी, जो नियम दिए थे, वे सभी नियम वे आश्रम के बाहर भी पूरे करते थे। इसी तरह से गांधी जी के नियमों का पालन करके उन्होंने जो देश सेवा की थी वह सराहनीय मालूम होती है। धन्यवाद।